राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित की जो परीक्षा होती है उसी के हम लोग कुछ क्वेश्चन या तैयारी करेंगे अभी हम लोग। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन पहुंच रहे होंगे। एक पहुंच रही होगी, दिख रही होगी। देखिए बेटा, माइक ऑफ रखिए आप लोग, आवाज ताकि दिक्कत न करे। ठीक है, चलिए देखिए, NMMS एग्जाम, आज हम लोग विज्ञान पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो है रीजनिंग वगैरह है उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो है कि निम्नलिखित में, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, निम्नलिखित में प्राकृतिक खाद है यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट, सुपर फास्फेट। आप लोग देखिए इस पर ध्यान दें। अगर आप लोग यूरिया की बोरी आप लोगों ने देखा होगा ना, जो खेतों में हम लोग डाला जाता है, तो ये देखा जाए तो रासायनिक खाद है। इस पे कोई अपना विचार आप लोग दे सकते हैं, कौन सा सही हो सकता है? अंदाज से बताएं या मालूम हो तो बताएं, कोई एक लोग बताएं। इसमें यूरिया सही हो सकता है, पोटास हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट या सुपर फास्फेट, कोई गेस करे। पोटास। कीर्ति आपने क्या बोला? यूरिया। आवाज आपकी कट रही है। देखिए यूरिया तो यूरिया रासायनिक खाद है। ये प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक समझते हैं ना, जो प्रकृति द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है वो प्राकृतिक खाद। जैसे गोबर वाली खाद, ये क्या होती है? ये प्राकृतिक खाद होती है, जैविक खाद उसको बोलते हैं। तो देखिए, पोटास भी जो डालते हैं खेतों में, ये भी रासायनिक खाद है। सुपर फास्फेट ये भी है। इसमें एक शब्द है वर्मी कंपोस्ट, ये जो है क्या है, प्राकृतिक खाद है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ये केचुए के द्वारा, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियां होती हैं जो है, और जैसे खाने पीने वाला सामान, जैसे छिलका उलका सब निकालते हैं, रख दिया जाता है, और इसको उसमें केचुआ क्या करते हैं, इसको जैविक खाद में परिवर्तित कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट का मतलब केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं, जो है। आप लोग देखते होंगे ना, कुछ लोग इसको जैविक खाद पैकेटिंग करके बेचते भी होंगे, मार्केट वार्केट में देखिए तो आपको दिखेंगे भी, जो है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, ये कैसे इसका निर्माण होता है? इसमें पोषण पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं, जो है। भाई जैसे हम लोग देखिए, शरीर में वृद्धि किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। एक जानते होंगे कि पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है, उनका पोषण होता है नाइट्रोजन के कारण होता है, जो है। तो ये जो वर्मी खाद होती है, इसमें अच्छा खासा पोषण होता है। ये उत्तम किस्म की जैविक उर्वरक खाद मानी जाती है, ये प्राकृतिक खाद मानी जाती है, जो है। यह केचुआ आदि कीड़ों द्वारा जो है वनस्पति एवं भोजन के कचरे विघटित करके बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक पूरा बॉक्स टाइप के है, उसमें सारी चीजें, पत्तियां हो गया, भोजन के टुकड़े हो गए, सब कुछ उसमें डाल देते हैं और केचुए इसमें डाल देते हैं। केचुए क्या करते हैं, उसको जैविक खाद में परिवर्तित कर देते हैं, और वाकई वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज आपको बता दें, जैविक खेती की ओर जो है बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, कि जैविक खेती किया जाए, जो है इसके। और जो जैविक खेती द्वारा जो है, जो सब्जियां तैयार होती हैं, वो महंगे दाम पे बिकती भी हैं। जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं, उससे ज़्यादा पैसे में जो है महंगी बिकती हैं, जो है जैविक जो सब्जियां होती हैं, जैविक विधि से जो उत्पन्न की जाती हैं। तो आप जान लीजिए प्राकृतिक खाद कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट। याद रहेगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। रुधिर का लगभग कितना भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? रुधिर के दो भाग हमने बताया था, अगर पीछे क्लास में आप लोग अटेंड किए रहे हों। दो भाग कौन कौन से बताए थे, कोई बताना चाहेगा? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, दो हमने बताया था कि नहीं, याद है आप लोगों को? प्लाज्मा कणिकाएं जो है, रुधिर कणिकाएं हमने बताया था ना, रुधिर कणिकाओं के भाग में प्लाज्मा और कणिकाएं। तो उसका हमने परसेंटेज भी बताया था। प्लाज्मा लगभग कितना होता है? 55% होता है, और कणिकाएं कितनी होती हैं? 45% होती हैं। 45। इस प्रश्न में देखिए जवाब क्या पूछ रहा है, रुधिर का लगभग पूछ रहा है, कितना भाग रुधिर कणिकाओं में होता है।
तो 45% के आसपास कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही हो सकता है? 90% या 70% या 60% या 40%? सोचें आप लोग। सर 40। हाँ, वेरी गुड, 40% ही होगा। देख रहे होंगे ये लगभग में पूछ रहा है। रक्त में 45% रक्त कणिकाएं होती हैं तथा 55% क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोगों ने देखा रहा होगा जो है कि जैसे आप कहीं चोट लग जाए, ब्लड बहता रहे, तो देखते होंगे जब वो बहना बंद हो जाता है तो एक भूरे भूरे मटमैले कलर का जो है देखते होंगे लस्सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, नहीं? वही प्लाज्मा होता है, जो कि ये इसका रुधिर में जो है परसेंटेज ज्यादा होता है जो है। अब चलिए आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस, इसमें संक्रमण रोग पर चल रहा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है 1 से 31 जुलाई तक जो है। ये संचारी रोग पर अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके रोकथाम के लिए जो है काफी कुछ कार्य किया जा रहा है। तो देखिए सर्दी जुकाम भी एक प्रकार का देखा जाए तो संचारी रोग है। अगर भाई देखिए आपके आसपास कोई छींक देता है तो उसके वायरस किसी और के पास पहुंच जाते हैं तो उनको भी जुकाम हो जाती है। तो इसमें पूछ रहा है किस वायरस के कारण संचरण होता है। तो इसमें देखिए बेरीसेला जोस्टर, राइनो वायरस, पोलियो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका सही जवाब होगा, कोई गेस करेगा? ऐसे ही प्लस सही कुछ बताइए। राइनो कौन बोला? राइनो वायरस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राइनो वायरस, हमको लगता है एक आध बार इस पे बात किया गया था क्या? तो देखिए राइनो वायरस ये सामान्य जुकाम के लिए जो है ये संचरण का काम करता है जो है। इसके जुकाम को कुछ और नाम से भी जानते हैं, नेसोफेरी जाइटिस या राइनोफेरी जाइटिस, या इसको नजला भी कहते हैं ना, जुकाम के नाम से जाना जाता है जो है। तो ये आप लोग याद रखें, सर्दी जुकाम का जो संचरण होता है किसके कारण? राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। बेटा ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं कई एग्जामों में, तो इसलिए इसको आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, आप लोग अपने मोबाइल पर भी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इससे क्या होगा, आप एक नोट्स बनाते चलिए, डेली आपको ये सब पैकेज मिलता रहेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं पादपों में। बेटा माइक ऑफ रखो। पादपों में जल का परिवहन होता है। आप लोग याद करें, मैंने 2 ऊतक का नाम बताया था, जाइलम और फ्लोएम। याद आ रहा है आप लोगों को? सर जाइलम। वेरी गुड। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। जाइलम। जब पौधों में भोजन बन जाता है पत्तियों द्वारा, तो उसका पौधों में जो है संचरण किसके माध्यम से होता है? जाइलम। तो जाइलम द्वारा जल का होता है परिवहन, और जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसका प्रत्येक भाग में कैसे पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। वेरी गुड। यानी कि पादपों में जल का परिवहन, हमने बताया था ना जड़ों से क्या होता है, जड़ क्या करती है, पानी को जो है खनिज लवण को अवशोषित करती है, और तना कहाँ होता है? तने में क्या होता है? जाइलम ऊतक होता है, उसके माध्यम से खनिज लवण और जल क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचता है, फिर उसके बाद भोजन ना। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है, और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। ठीक है। और जड़ों में जो रंध्र पाए जाते हैं, और पर्ण में भी रंध्र पाए जाते हैं जो है, पर्ण में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, वो पत्तियां श्वसन क्रिया भी करती हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी करती हैं, और पत्तियों द्वारा क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। चलिए ये आप क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाया जाता है? ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन आप, हाँ वेरी गुड, कौन बताया जो है? विराज आप बताए हैं कि कौन बताया? और अब मानसी, वेरी गुड मानसी। ये क्षुद्रांश को स्मॉल, इसको छोटी आंत भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं ना?
छोटी आंत भी बोलते हैं जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं जो है। यानी निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर सांकुर पाए जाते हैं? तो आप याद रखिए क्षुद्रांत। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें कि है क्या जो है, छोटी आंत के बारे में पढ़ लें। और हम लोग पाचन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी मैं फिगर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण आज आपके पास जो हमने भेजा है, इसको आप लोग अभी नोट भी कर लीजिएगा। अब चलिए छोटी आंत के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें, क्योंकि यहाँ छोटी आंत की बात की जा रही है। क्षुद्रांत या छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। देखिए मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि भोजन यहाँ सबसे अधिक समय तक रहता है, और ये अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होता है, और यहाँ भोजन का पाचन शोषण यही पूर्ण हो जाता है। बेटा आप लोग जो है थोड़ा सा माइक ऑफ रखिएगा। अब देखिए छोटी आंत की औसत लंबाई वयस्क पुरुष में लगभग कितनी होती है? 22 फीट 6 इंच। देख रहे होंगे आप लोगों को, दिख भी रहा होगा। और महिलाओं के जो छोटी आंत होती है वो पुरुषों से थोड़ा बड़ी होती है, 23 फीट 4 इंच होती है। तो एक एवरेज अगर निकाला जाए तो छोटी आंत की सबसे कम से न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 15 फीट। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 32 फीट होती है जो है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो है। तो ये क्लियर रहेगा आप लोगों को? देख पा रहे हैं आप लोग ना जो है? और इसका व्यास आप लोग देखिए, ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, छोटी आंत का व्यास कितना होता है? लगभग 2 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है ना तो लगभग में दिया रहता है, तो इसके आसपास अगर आंसर है तो आप वही लगाइएगा। एग्जैक्ट अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपके जो लगभग में, जैसे अभी इसके पहले था ना कि रुधिर में रुधिर कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं, कणिकाओं का भाग कितना होता है, तो आपने 40% लगाया, जबकि 45% हम लोगों ने पढ़ा था जो है। तो उसके आसपास आंसर को हम लोग लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखिए अभी छोटी आंत की बात कर रहे हैं, तो एक फिगर ये भी हम लोग बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पाचन के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इसको कोई डिस्क्राइब भी कर सकता है जो साथ जुड़े हुए हैं। एक लोग चाहे तो पाचन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कौन बताना चाहेगा? सगुन या हिमांशी? कोई भी बोल सकता है। बताएं। हाँ चलिए बोलना शुरू करिए। चलिए अच्छा। सबसे पहले भोजन हाँ सबसे पहले भोजन हमारे मुख में पहुंचता है, मुख में लार निकलते हैं। लार में टालिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि मार्ट को माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद हमारा भोजन भोजन नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के अंदर की दीवारें गैस्ट्रिक ग्रंथि से बनी होती हैं, जिनमें से गैस्ट्रिक रस निकलता है। उसमें से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और पेप्सिन तथा रेनिन निकलता है। हमारे आमाशय में प्रोटीन का आमाशय होता है, उसमें पेप्टोज प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हमारे आमाशय के बगल यकृत है, लीवर, यानी वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पित्तरस निकलता है जो कि पित्ताशय में पहुंचता है, और यहाँ पर यूरिया का निर्माण होता है। उसके बाद आता है अग्नाशय, यहाँ ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, और ये पेप्टोज को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है और भोजन यहाँ अधिक समय तक रुकता है। और उसके बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, यहाँ गुदा द्वारा या एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। थैंक यू। वेरी गुड। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें इस पर। देखिए पहला चीज तो ये पूछा जाता है कि मुंह में लार निकलती है, उसमें कौन सा एंजाइम निकलता है? अभी आपने बताया कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन नामक। यहाँ स्टार्च का टाइलिन नाम। तो अगर प्रश्न ये बन जाए कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, उस नीचे दे दिया जाए, कई ऑप्शन दे दिया जाए, टाइलिन दे दिया जाए, पेप्सिन दे दिया जाए, रेनिन दे दिया जाए, तो आप किसको लगाएंगे? टाइलिन को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्च का पाचन करता है। देख रहे हैं ना, मार्ट को माल्टोज में बदल रहा है जो है। अगर ये पूछा जाए आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो आप क्या बताएंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। और इसका कार्य कौन बताएगा? कार्य HCl का कार्य क्या है?
भोजन को सड़ने से बचाता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। वेरी गुड, भोजन को सड़ने से बचाता है और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है, नष्ट कर देता है। आप प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम, ठीक है, टॉन्स, पेप्टोन्स में बदलता है। और दूध का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम? रेनिन, रेनिन, दूध को दही में बदल देता है। ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे होंगे जो है। रेनिन एंजाइम। हाँ, अब आइए हम लोग बात करते हैं यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। यकृत। और सबसे छोटी कौन सी है? यकृत। सबसे छोटी यस। ग्रंथि? हाँ, कौन बता रहा है? कान की हड्डी इसके पीछे। सबसे छोटी ग्रंथि न्यूज या फिर कि नहीं जो है, याद आया? बेटा माइक ऑफ रखो, जिसको बोलना है वही माइक ऑन करेगा। अब चलिए, अच्छा एक चीज यहाँ एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यकृत से संबंधित, कि हमारे शरीर में किस अंग में पहले से विटामिन ए मौजूद रहती है या विटामिन मौजूद रहती है? कौन सा अंग है, कौन बताएगा? यकृत, यकृत, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, विटामिन पहले से रहती है और विटामिन भी वहीं पर रहती हैं, क्योंकि यकृत क्या करती है, आप जानते होंगे, विषैले भाग को क्या करती है, ये नष्ट कर देती है जो। चलिए ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। और यहाँ एक और निर्माण होता है, आप लोगों को पता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, याद है अग्नाशय में? इंसुलिन। इंसुलिन, वेरी गुड। यहाँ इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन क्या करती है, हमारे जो है, जो ब्लड में शुगर होती है उसी को कंट्रोल करती है। और जब पैंक्रियाज में कोई समस्या आ जाती है तो हमको लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह, जिसको शुगर रोग कहते हैं। सर मधुमेह। हाँ बेटा, ये आप लोग ध्यान रखें, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसको अच्छे से आप लोग जो है तैयार रखिए।